देखिएगा, अब जो सेवन्थ टॉपिक होगा यहाँ पे, सातवां जो टॉपिक होगा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेवन टॉपिक। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को 1905 1905 में, सॉरी 1907 1907 में 1907 कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट दैट वर नोन एज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, या हम बोलते हैं जिन्हें नरम दल और गरम दल। ये जो डिवीजन हुआ था 1907 में बाद और 1915 आते आते या 1916 आते आते ये जो दोनों पार्ट थे दोनों वापस से यूनिफाइड हो गए थे। क्लियर? तो एक्चुअल में तीन पॉलिटिकल हमें इन्फ्लुएंस दिखते हैं उस समय पर, एक नरम दल का, एक गरम दल का, और एक और पॉलिटिकल पार्टी जो थी मुस्लिम लीग, और एक हिंदुओं की पार्टी बनी हिंदू महासभा। तो ये चार हमने बात कर ली। लेकिन 1916 में 1916 या 1916 में 1916 में एक मूवमेंट हुआ, एक सेशन हुआ कांग्रेस का लखनऊ में, जो फेमस है किस नाम से? लखनऊ समझौते के नाम से या लखनऊ पैक्ट के नाम से। लखनऊ पैक्ट, हिंदी में बोलेंगे लखनऊ समझौता, 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार इस सेशन के अध्यक्ष थे। और इस सेशन में क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल वापस से क्या हो गए? एक हो गए, यूनिफिकेशन हो गया, वापस से दोनों दल एक साथ आ गए, नरम दल और गरम दल। और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की पार्टिसिपेंट बन गई, मुस्लिम लीग भी उसके सहयोग में आ गई। तो कुछ समय के लिए ही सही, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी साथ में आई, दोनों ने साथ में मिलकर कुछ काम किए। क्लियर? तो ये भी हम डीप में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने लिखा लखनऊ पैक्ट। देन 8th नंबर के टॉपिक की अगर बात की जाए कि लखनऊ समझौता जो हो पाया था, इसमें दो लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एक तो श्रीमती एनी बेसेंट जो आयरलैंड से बिलोंग करती थी, आयरिश फीमेल थी एनी बेसेंट, एंड सेकंड वन इज बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इन दोनों दलों को मिलाने में। तो यहाँ पे अब बीजी तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने एक खास तरह का मूवमेंट किया, एक खास तरह का आंदोलन किया, जो बेसिकली जिसका कंसेप्ट आया था आयरलैंड से ही, आयरलैंड से एक कंसेप्ट आया था उस मूवमेंट का, दैट इज नोन एज होम रूल मूवमेंट। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने मिलकर शुरू किया होम रूल मूवमेंट। और ये मूवमेंट भी हुए थे 1916 में। तो 1916 में दोनों ही लोगों ने, इट मींस बीजी तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर होम रूल मूवमेंट किया। अलग अलग किए ना, दोनों ने किए एक ही प्रकार के मूवमेंट बट अलग अलग किए। बीजी तिलक ने जो होम रूल मूवमेंट किया उसे कहा जाता है इंडियन होम रूल मूवमेंट, और एनी बेसेंट ने जो मूवमेंट किया दैट वाज नोन एज ऑल इंडियन होम रूल मूवमेंट। क्लियर? तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग समझे होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ था 1916 में। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 9th नंबर पे। यहाँ पे क्या होता है कि अब गांधीयन पीरियड शुरू हो जाता है, गांधीयन इरा या गांधीयन जो मैंने अभी बताया आप लोगों की 5 फेजेस में हमने बांटा था। तो यहाँ तक आते आते गांधीयन इरा शुरू हो जाती है, और गांधी जी के जो पहले टाइप के मूवमेंट बताए थे मैंने, जो सत्याग्रह होते हैं, तो सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और गांधी जी अपना पहला ही सत्याग्रह कहाँ पर करते हैं? बिहार के चंपारण में। तो यहाँ पे जो टॉपिक आएगा वो होगा आपका चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। किसानों के अधिकारों के लिए, किसानों के हित के लिए गांधी जी को चंपारण इनवाइट किया जाता है मूवमेंट के लिए, और वो वहां जाते हैं और ये सक्सेस होता है। ये सक्सेसफुल मूवमेंट था चंपारण। इनिशियली मैं आपको गांधी जी के 3 मूवमेंट बताऊंगा, एक चंपारण, दूसरा गुजरात के खेड़ा में उन्होंने एक आंदोलन किया था जिसे बोलते हैं हम खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये भी हुआ था 1918 में। तो यहाँ पे आ जाता है खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा जो होता है वो भी उन्होंने गुजरात में ही किया था, जिसे हम बोलते हैं, ये जो थर्ड था ये अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में जो कपड़े की मिलें थी और उन मिल्स के जो मजदूर थे, तो मिलों के मजदूरों की अधिकारों के लिए, तो अहमदाबाद मिल
मूवमेंट या मिल सत्याग्रह। और ये अहमदाबाद मिल मूवमेंट भी 1918 का ही मूवमेंट था, 1918 का ही। तो 1918 में गांधी जी ने एक्चुअल में 1917 से 18 तक ये 3 सत्याग्रह हो गए हैं, चंपारण, खेड़ा एंड देन अहमदाबाद मिल मूवमेंट सत्याग्रह। क्लियर? जो अहमदाबाद की जो मिलें थी जहाँ पे जो मजदूर काम करते थे उनके अधिकारों के लिए, क्योंकि उनकी सैलरीज नहीं बढ़ाई गई थी, उनके साथ कई तरह के ऐसे ह्यूमन राइट वायलेशन होते थे, उन्हीं के अधिकारों के लिए गांधी जी अहमदाबाद गए और उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला जो टॉपिक आ जाता है आपका वो आ जाता है रोलेट एक्ट। एक एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जिसे हम बोलते हैं रोलेट एक्ट, जो एक व्यक्ति के नाम पर होता है जिसका नाम था रोलेट। रोलेट एक्ट पास होता है जिसे काला कानून भी कहा गया और काफी खतरनाक कानून था ये रोलेट एक्ट। ये पास हुआ था 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को। तो यहां पे हम बात करेंगे रोलेट एक्ट 1919 की। 1919 में जो रोलेट एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, अरेस्ट किया जा सकता था सिर्फ शक के आधार पर, कि सिर्फ डाउट के बेसिस पर ही किसी को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती थी। और इसी आंदोलन का काफी भीषण विरोध भी हुआ, इसके खिलाफ काफी भीषण आंदोलन भी हुए, है ना। तो ये जो आंदोलन हुए उन आंदोलन को हम बोलते हैं रोलेट एक्ट सत्याग्रह। तो यहीं से गांधी जी ने जो आंदोलन इनिशिएट किया इंडियंस से दरख्वास्त की कि वो इसका विरोध करें, और इसी एक्ट के अगेंस्ट में एक मूवमेंट हुआ दैट वाज नोन एज रोलेट एक्ट सत्याग्रह। रोलेट एक्ट सत्याग्रह, इसके विरोध में जब ये आंदोलन किया जा रहा था पूरे इंडिया में व्यापक तौर पर, तब इस मूवमेंट का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था पंजाब में। रोलेट एक्ट सत्याग्रह का सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था कहाँ पे? पंजाब में। और पंजाब में इसी दौरान, इसी आंदोलन के दौरान एक ट्रेजेडी होती है, एक घटना घटती है जो इंडियन हिस्ट्री में सबसे, जिसे बुरी घटना के तौर पर जाना जाता है, सबसे दुखदाई घटना के रूप में जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। क्लियर? तो यहाँ पे इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है जलियांवाला बाग। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी हुई है वो हुई है इस एक्ट के बाद, जो आंदोलन हुआ, जो मूवमेंट हुआ, उसके कारण या उस दौरान एक ये घटना घटती, दैट वाज नोन एज जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। और ये घटना होती है 13 अप्रैल 1919 की, 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन क्या होता है कि एक त्योहार होता है पंजाबियों का या सिखों का, जिसे हम बैसाखी बोलते हैं। तो बैसाखी के दिन जब सिख समुदाय के लोग या सिख धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए भी और साथ ही अपना जो मूवमेंट चल रहा था उसके लिए भी, उसी के पर्पज से, तभी अंग्रेज ऑफिसर्स आते हैं और इस शांतिपूर्वक भीड़ के ऊपर, इस पीसफुली क्राउड के ऊपर ऑर्डर दिया जाता है अटैक करने का या फायर करने का। और तब सैकड़ों लोग, इस लगभग हजारों लोग इस फायरिंग में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। इस घटना को हम बोलते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट 12th टॉपिक के ऊपर। इस जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद, इस हत्याकांड के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसकी जांच करने के लिए, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमीशन बनाती है, एक आयोग बनाया जाता है। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन या हंटर आयोग। तो साथ ही आप लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में, एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे, दैट वाज हंटर कमीशन या हंटर आयोग। हंटर कमीशन क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, क्यों फाउंड किया गया था, क्यों इसका गठन हुआ था? तो सिंपल सी बात है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि आखिर ये क्यों घटना घटी है,
इसमें कौन से पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और क्या गलती थी, किसकी गलती थी, इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था गवर्नमेंट के माध्यम से। और हम सभी जानते हैं इस हत्याकांड के पीछे जो मेन पुलिस ऑफिसर था, अगर हम उसके नाम की बात करें तो जनरल डायर, जिसने इस फायरिंग के ऑर्डर इशू किए थे, उसका नाम था जनरल केबिन ओ डायर। क्लियर। तो एक हंटर कमीशन बना टू इन्वेस्टिगेशन दिस ट्रेजेडी, इस ट्रेजेडी के पीछे का जो कारण है उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो 12 टॉपिक आपका आता है, 12वां जो टॉपिक आता है, अगर हम उसकी बात करें तो यहां से ना अब गांधी जी ने अपना मोड चेंज किया, अपना गियर चेंज किया, और सेकेंड टाइप का जो मूवमेंट था उनका, जिसे हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, इट मींस असहयोग आंदोलन, यहां पे उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। लेकिन असहयोग आंदोलन से पहले एक और आंदोलन उसी दौरान, उसी के कंटेम्प्रेरी, एक्चुअल में असहयोग से पहले शुरू हुआ था। दैट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया था, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट। तो 1919 में शुरू हुआ था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था 1919 में। क्लियर। तो 1919 में शुरू हुआ था खिलाफत मूवमेंट, जो लंबा चला, लगभग 1924 तक चला ये मूवमेंट। और इस मूवमेंट की बात करें तो इसका जो रीजन था, ये वर्ल्ड वाइड था, ग्लोबली ये मूवमेंट था, सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ था, और भी कई कंट्रीज में हुआ था, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। किसके अगेंस्ट में हुआ था? ब्रिटिशर्स या इंग्लिश या अंग्रेजों के अगेंस्ट में हुआ था। इसका मैं आपको फटाफट रीजन ये बता दूं कि तुर्की में मुस्लिम धर्म के जो खलीफा थे, खलीफा निवास करते हैं तुर्की में खलीफा निवास करते थे मुस्लिम धर्म के, जो मुस्लिम्स के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं। और आप लोग पता है खलीफा किसे कहा जाता है? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो रिलेटिव्स थे उन्हें ही खलीफा के रूप में जाना जाता है। क्लियर। तो खलीफा निवास करते थे, और ये जो खलीफा थे इनके राइट्स समाप्त कर दिए थे, इनके अधिकारों को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि तुर्की पर उनका नियंत्रण हो गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, ये तुर्की उस युद्ध में हार गया था, क्योंकि वो शामिल था धुरी राष्ट्रों में, और मित्र राष्ट्र जीत गए थे, धुरी राष्ट्र हार गए थे, जैसे तुर्की है, जर्मनी है, ये लोग हार गए थे। अभी तुर्की पर नियंत्रण हो गया ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स ने वहां पर कई सारे अपने रेगुलेशंस किए, अपने कानून वहां पे लगाए, और उन्होंने क्या किया कि जो खलीफा थे उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया, उनकी पोस्ट को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम्स थे, उन मुस्लिम्स ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया, आंदोलन किया। दैट रिवोल्ट इज नोन एज खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1919 में। इंडिया में भी इसे मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया, जिनमें नाम आता है अली बंधुओं का। तो अली बंधु नामक दो भाइयों ने इस मूवमेंट को क्या किया था? स्टार्ट किया था। क्लियर। और गांधी जी ने और कांग्रेस ने भी इस मूवमेंट में, और हिंदुओं ने भी इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये गांधी जी के लिए एक अच्छा मौका था, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को उन्होंने सही करने की कोशिश की, एकता को बनाने की कोशिश की। क्योंकि अगर अभी हिंदू पार्टिसिपेट करेगा इस मूवमेंट में, तो जब गांधी जी मूवमेंट करेंगे तो मुस्लिम भी उसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका था खिलाफत मूवमेंट। क्लियर। ठीक है। अब गांधी जी की बात करते हैं। तो गांधी जी ने क्या देखा कि इंडिया में अंग्रेजों ने बहुत कुछ गलत किया। गांधी जी इनिशियली अंग्रेजों के सपोर्टर थे, अंग्रेजों के सपोर्ट में भी बात की है उन्होंने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को पार्टिसिपेट होने का भी कहा है ब्रिटिशर्स की ओर से। तो इनिशियली गांधी जी अंग्रेजों के सपोर्टर के रूप में भी हम हल्के से जान सकते हैं उनको। बट जब उन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गई, रोलेट एक्ट आ गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने सपोर्ट भी कर दिया, बट ब्रिटिशर्स ने कुछ किया नहीं इंडिया के लिए। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब उन्होंने सपोर्ट करने का आह्वान किया था इंडियंस से, तब उन्हें लगता था कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर्स इंडिया में कुछ अच्छा करेंगे, इंडियंस को कुछ अधिकार देंगे, सोवरेनिटी देंगे, इंडिया में एक गवर्नमेंट बनवाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके अपोजिट कुछ घटनाएं घटी। तो इसी बात से क्रुद्ध होकर, इसी बात से एंग्री होकर गांधी जी ने एक मूवमेंट किया। दैट मूवमेंट इज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
और ये जो मूवमेंट था ये 1920 में स्टार्ट हुआ, 1920 में, और 1922 में ये मूवमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 1920 से 1922 तक ये मूवमेंट लगभग चला था, 1922 1922 है ना, 20 से 22 जनवरी के लगभग ये मूवमेंट जो है, सॉरी फरवरी के लगभग है ना, 5 फरवरी को एक घटना घटी और उसके बाद लगभग 9 या 11 फरवरी को इस मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था बारदोली से, जो गुजरात के बारदोली में। तो बेसिकली ये मूवमेंट 2 साल तक चला, काफी बढ़िया इसके रिजल्ट रहे इनिशियली, बट जो टारगेट था रिजल्ट इस मूवमेंट का, देखिए टारगेट तो एक ही था। टारगेट जो था वो ये था कि इंडिया को सॉवरेनिटी मिल जाए, इंडिया को ऑटोनॉमी मिल जाए, है ना, मेन पर्पस था इंडिया को ऑटोनॉमी मिल जाए, स्वायत्तता हासिल हो जाए, हम अपना शासन हमारे हाथ से करने लग जाए। लेकिन ये जो पर्पस था ये रिजोल्व नहीं हो पाया और कुछ करा ही नहीं अंग्रेजों ने। देन फाइनली मायूसी बैठने लगी पॉलिटिकल फिगर्स में, पॉलिटिशियंस में, कि मूवमेंट का कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। देन फाइनली एक घटना घटती है और उस घटना के बाद गांधी जी इस मूवमेंट को क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। दैट घटना, दैट मूवमेंट, दैट इवेंट इज नोन एज चोरी चोरा केस। ये केस या ये घटना होती है 5 Feb 1922, 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटती है जिस घटना को हम बोलते हैं चोरी चोरा केस। ये यूपी में एक जगह आती है चोरी चोरा, नियरली गोरखपुर के निकट चोरी चोरा। और यहां पे क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है। इसी दौरान यहां पे एक लिकर की शॉप पर, एक शराब की दुकान पर लगभग 2000 के लगभग भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और उसका विरोध करने लग जाते हैं, क्योंकि गांधी जी ने यह आह्वान किया था कि आपको देसी वस्तुओं को अपनाना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो विदेशी शराब की दुकान पर कई सारे इकट्ठा हो जाते हैं पब्लिक और उसका विरोध करते हैं। इस दौरान पुलिस के द्वारा पब्लिक के ऊपर, भीड़ के ऊपर फायरिंग कर दी जाती है। उस फायरिंग में कुछ रिवोल्ट करने वाले, कुछ विद्रोह का आंदोलन करने वाले लोगों को चोट पहुंचती है। देन वो लोग क्या करते हैं, वो जो उग्र भीड़ थी वो उस पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, जिससे लगभग 22 या 23 पुलिसकर्मी जलकर उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये घटना गांधी जी को पता चलती है लगभग 9 Feb को बारदोली में, तब वो इस मूवमेंट को क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, आंदोलन वापस ले लेते हैं। क्लियर। तो इस एक इवेंट के कारण जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था 1922 में 1922 में क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। क्लियर। जब ये आंदोलन वापस ले लिया गया तब जनता में, पब्लिक में कांग्रेस को लेकर एक नेगेटिव फीलिंग बनना शुरू हुई, नकारात्मक भावनाएं बनना शुरू हुई। और जो यूथ था, जो अभी तक गांधी जी को अपना लीडर समझता था, अपना लीडर मानता था, और गांधी जी की विचारधारा में जो लोग विश्वास करते थे, हिंसात्मक विचारधारा में विश्वास करते थे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में जिसका विश्वास था, अचानक से उनका विश्वास कांग्रेस से भी और गांधी जी से भी उठ जाता है। कांग्रेस के भी कई पॉलिटिकल फिगर्स का विश्वास गांधी जी के लीडरशिप से हट जाता है इस एक घटना होने के बाद, क्योंकि वो अचानक से मूवमेंट वापस ले लेते हैं। इसके बाद कांग्रेस का कोई बड़ा मूवमेंट लंबे टाइम तक नहीं दिखता है, और कांग्रेस का भी और गांधी जी का भी। इस दौरान क्या होता है, भारत में एक नई आइडियोलॉजी, एक नई विचारधारा का जन्म शुरू होता है, क्योंकि अभी तक जो आइडियोलॉजी चल रही थी वो नॉन कॉपरेशन की थी, असहयोग की थी। किसी भी प्रकार से हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ असहयोग दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे। उनकी गवर्नमेंट, उनकी जो जॉब थी उसमें नौकरियां छोड़ी जा रही थी, उनकी वस्तुओं को त्यागा जा रहा था, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लिया जाने की कोशिश की जा रही थी, इस तरह की पॉलिसी को अपनाया हुआ था। अब यहां से इस आइडियोलॉजी में चेंजेस आए, साथ ही एक तो हिंसात्मक जो आंदोलन है वो भी शुरू होंगे और अहिंसात्मक गतिविधियों की जो आइडियोलॉजी है वो भी चेंज होगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये थी कि हमें असहयोग दिखाना है, अब ये आइडियोलॉजी चेंज होगी। और दूसरे जो यूथ था, जो युवा था, जिसे तुरंत में रिजल्ट चाहिए है, और चूंकि रिजल्ट धीरे 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 मिलता है या मिल रहा था, तो वो लोग जो थे, जो यूथ था, वो उन्होंने रास्ता अपनाया लिया, कौन सा,
हिंसा का, और उन्होंने क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं वो शुरू कर दी। और जो पॉलिटिशियन थे जो हिंसा के रास्ते पर चलना चाहते थे, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी या गांधी जी की आइडियोलॉजी से बदलकर चेंज कर दी। तो अभी क्रांतिकारियों की गतिविधियों पे बाद में जाएंगे, पहले जो पॉलिटिशियन थे हिंसात्मक जिन्होंने काम किया है, अब उन्होंने एक नई आइडियोलॉजी, एक नई विचारधारा लेकर आए और इंडिया में एक नई विचारधारा का उदय हुआ जिसे हम बोलते हैं कम्युनिज्म। इट मीन्स वामपंथ। तो यहां पे आ जाता है राइज ऑफ कम्युनिज्म। राइज ऑफ कम्युनिज्म इट मीन्स भारत में राष्ट्रवाद का उदय। राइज ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। ये इस घटना के बाद से ही हो जाता है, इस आंदोलन के वापस लेने के बाद से ही हो जाता है। और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है इस विचारधारा पर, लिया एक नई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अंदर से ही बनाई जाती है, कांग्रेस के ही लीडर्स बनाते हैं, दैट इज नोन एज स्वराज पार्टी। तो हम 15th नंबर पे जो टॉपिक की बात करेंगे, 15वें नंबर पे जो टॉपिक की बात करेंगे, दैट टॉपिक इज नोन एज स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास और यहां पे बात की जाए तो मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर, खासतौर से मोतीलाल नेहरू इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इन लोगों ने मिलकर इस पार्टी को गठित किया था। और इस पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। हालांकि कुछ साल के बाद, लगभग 1930 आते आते, 1930 या 29 आते आते, इन लोगों का वापस से मर्जर हो गया था कांग्रेस में। बट इस बीच क्योंकि अब कांग्रेस का कोई मूवमेंट नहीं होगा 1930 तक, 1930 तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं होगा, तब तक इंडिया के ओर से इंडियन लोगों की आवाज उठाने का काम किस पार्टी ने किया था? स्वराज पार्टी ने। समझ गए? जब तक कांग्रेस डबल से उठकर नहीं खड़ी होती है, गांधी जी डबल से मूवमेंट नहीं शुरू करते हैं, तब तक इंडियंस की आवाज को उठाने का काम ही किस पार्टी ने किया था? दैट पार्टी इज नोन एज स्वराज पार्टी, स्वराज दल ने। और इन्होंने काफी अच्छे काम किए, काफी अच्छे मूवमेंट किया। इनकी विचारधारा ये थी, जैसे कांग्रेस की ये आइडियोलॉजी है कि इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की लीगल इलीगल किसी भी प्रकार की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं, क्योंकि आप जब इलेक्शन में शामिल हो जाते हैं, इट मीन्स आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उसमें विश्वास करते हैं, आप उनके सरकार के सिस्टम में विश्वास करते हैं अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं। उससे जस्ट अपोजिट विचारधारा इनकी है। इन्होंने कोशिश की कि हम गवर्नमेंट में आएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे और अंदर जाने के बाद हम अपनी आवाज को, अपने अधिकारों को उठाएंगे। तो इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया। 1923 के बाद जो इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। ये लोग इलेक्ट होकर लेजिस्लेचर में भी गए, सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लेजिस्लेचर्स में गए, और वहां पे इंडियंस की आवाज को इन्होंने उठाया, इंडियंस के राइट्स को, इंडियंस के अधिकारों को की वहां पे बात की। क्लियर? तो यहाँ पे स्वराज पार्टी की बात आ जाती है। 15th नंबर पे ये टॉपिक आ जाता है आप लोगों का। देन इस दौरान फिर हम 16th टॉपिक की बात करते हैं। 16वां जो टॉपिक आपका हो जाता है वो हो जाता है कौन सा? साइमन कमीशन का भारत में आना, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, या सिर्फ हम बोल सकते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इसका ओरिजिनल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय सांविधिक आयोग। लेकिन इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे और उन 7 मेंबर्स के जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। तो उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम हो गया सर जॉन साइमन, और ओरिजिनल नाम बताया है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय सांविधिक आयोग। ये आयोग इंडिया में आया था लगभग 1927 और 28 में ये बना, 27 में बना था, 28 में इंडिया पहुंच गए थे। तो 2 ईयर लिखेंगे, 27 एंड 28। 27 में बना, 28 में आया। कितने लोग थे? 7 लोग थे। इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था, और इनका काम था, इनका बेसिकली जो ओरिजिनेशन हुआ था वो ये था कि किस तरह से इंडिया में संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाएं, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जाएं, किस तरह से इंडियंस की जीवन स्तर में सुधार किया जाए, इंडियंस की डिमांड्स को पूरा किया जाए। तो मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो इंडियंस के इंटरेस्ट के लिए इस कमीशन का गठन हुआ था। बट इंडियंस की प्रॉब्लम ये थी, या इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की ये डिमांड थी कि अगर आप इंडियंस के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आपके इस ग्रुप में एक इंडियन भी शामिल होना चाहिए। और कोई भी इंडियन नहीं होने के कारण इस मूवमेंट का, इस
कमीशन का काफी विरोध हुआ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन और उनके खिलाफ में जो आंदोलन हुआ उसके बारे में। फिर आगे चलते हैं और 17 नंबर के टॉपिक के ऊपर गौर करते हैं। 17वां जो टॉपिक आया, हालांकि देखिए साइमन कमीशन आया, विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इस दौरान कुछ रिवोल्यूशनरी एक्ट भी हुआ। इसी मूवमेंट, इसी आंदोलन का विरोध कर, इसी कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया और उसमें उनकी डेथ भी हो गई थी, है ना। तो उसके खिलाफ भी फिर क्रांतिकारी घटनाएं हुई थी। तो ये सारी इवेंट भी इसी के तहत हमको डिस्कस करना है। बट फिर भी साइमन कमीशन अपना काम करता रहा और फाइनली इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर एक एक्ट पास किया गया था, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये पास किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ या ऑन द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, और कई रिफॉर्म्स हुए थे उस अधिनियम के माध्यम से जो इन्होंने रिकमेंड किए थे एक्चुअल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 17 नंबर के टॉपिक की, दैट वाज नोन एज नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के कंटेम्परेरी ही मोतीलाल नेहरू ने अपनी तरफ से भी एक रिपोर्ट तैयार की थी, दैट रिपोर्ट इज नोन एज नेहरू रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट आई थी 1928 में। तो यहां तक हमने बात की और 17 टॉपिक हमने यहां पे पढ़े। अब आगे के टॉपिक्स के ऊपर गौर करते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके हर एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ऑब्वियसली बार बार पूछे जाते हैं, और सिर्फ अगर आप ये सिलेबस ही ध्यान रख लें और इसमें टाइम पीरियड ही ध्यान रख लें तो हो सकता है कि आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। क्योंकि सिंपल ये आप लोगों को मैं बता दूं कि आपसे वो ईयर पूछ लेगा, आपसे वो टाइम पूछ लेगा कि बताइए चोरी चोरा केस कब हुआ था, या आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप इवेंट्स को मैच करिए उनके ईयर्स से, या फिर वो ये पूछ लेंगे कि इवेंट्स को आप सीक्वेंस में अरेंज करिए उनके होने की घटनाओं के क्रम में। तो जैसे सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? इसीलिए मैं आप लोगों को ये सिलेबस पूरा लिखा रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही ऑब्वियसली। इसलिए आपको ये पहला काम है कि आप पहले इसको याद कर लें। समझिए, फर्स्ट आपका ये कार्य होगा, ये टास्क होगा। अब हम 18th टॉपिक की बात करते हैं। 18वें नंबर पे जो टॉपिक होगा दैट वाज नोन एज लाहौर सेशन। कांग्रेस का एक फेमस सेशन हुआ लाहौर में रावी नदी के तट पर 1929 में। तो हम बात करेंगे लाहौर सेशन। ऐसी क्या खास बात थी इस सेशन में? इस सेशन में खास बात यह थी कि कांग्रेस ने, अच्छा, इस सेशन के लीडर थे, इस सेशन की अध्यक्षता करी थी पंडित नेहरू जी ने, और इस सेशन में कांग्रेस ने साफ तौर पे अपनी डिमांड बता दी थी कि अब हमारी जो पूरी तरह से साफ जो डिमांड है वो है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट ऑटोनॉमी या कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही हमारा लास्ट टारगेट है, हमारा अंतिम लक्ष्य जो है वो है पूर्ण स्वराज। अभी तक पूर्ण स्वराज टारगेट नहीं था एक्चुअली देखा जाए तो। अभी तक हमें चाहिए थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में सिर्फ ऑटोनॉमी। इट मींस कि हमें सिर्फ ऑटोनॉमी चाहिए थी ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में, अंडर कंट्रोल में, है ना। इसमें क्या होता है कि रूल्स वो बनाते और हम कठपुतली की तरह रूल करते। कठपुतली शासन था एक्चुअल में वो, कि ब्रिटिशर्स रूल्स बनाएंगे, कानून बनाएंगे और हम रूल करेंगे। दैट इज नोन एज एक प्रकार से ऑटोनोमियस रूल था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब हमने डिमांड करी थी कि अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। पूर्ण मतलब अब हमारे ऊपर कोई भी नहीं होगा, हम ही रूल्स बनाएंगे, हम ही अपने कानून बनाएंगे। हमारे कानून आप नहीं बनाएंगे, हमारे कानून हम खुद बनाएंगे।
और हम ही खुद कानून बनाएंगे, इसलिए हम ही खुद अपनी संविधान भी बनाएंगे। ये डिमांड भी हो गई, क्योंकि शासन संविधान के हिसाब से चलता है, तो हमारा अपना संविधान हम खुद बनाएंगे और उसी के अनुसार हमारा खुद का शासन होगा, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 1929 के लाहौर सेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित नेहरू ने। तो ये हो जाता है आपका 18th टॉपिक। फिर 19 नंबर के टॉपिक की बात की जाए तो अब 1930 आते आते कांग्रेस डबल से कांग्रेस ने डबल से अपना गियर चालू कर दिया है, गियर उन्होंने लगा दिया है और अब कांग्रेस फिर से अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर चुकी है। यहां से कांग्रेस ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया है और अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि गांधी जी का तीसरा जो चैप्टर है वो शुरू होता है। पहला उनका जो दल मूवमेंट था वो था पहला था सत्याग्रह, दूसरा था नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग, और तीसरा जो था वो अब शुरू हुआ, दैट वाज नोन एज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ये मूवमेंट ही कब से शुरू हुआ था? 1930 से। यानी जो ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए हैं उन कानूनों को गांधी जी सभी ने यानी कि सभ्यता के साथ क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्लियर। और इसका जो पहला फेज होता है, फर्स्ट जो फेज होता है इस मूवमेंट का, वो आपको दिखाई देता है साल्ट सत्याग्रह के रूप में, या उसे दांडी मार्च भी बोल सकते हैं, या साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के रूप में हमें पहला चरण, फर्स्ट फेज दिखाई देती है, जिसमें गांधी जी नमक कानून के खिलाफ एक आंदोलन करते हैं। अंग्रेजों ने जो नमक कानून बनाया था, जिसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो इंडियंस के लिए काफ़ी गलत थे, जिसमें कहा गया था कि इंडियंस नमक नहीं बना सकते हैं, इंडियंस यहाँ का नमक परचेस नहीं कर सकते हैं। इस तरह के कुछ रूल्स रेगुलेशंस ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। इनको तोड़ते हुए गांधी जी ने एक यात्रा की जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं। 12 मार्च से 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक एक ट्रेवलिंग की गई, एक विजिटिंग की गई, एक यात्रा की गई। तो इस यात्रा में बेसिकली ये लगभग अगर देखा जाए तो 24 डेज की ये ट्रेवलिंग थी, ये यात्रा थी, जिसमें लक्ष्य ये था कि गुजरात के दांडी जो समुद्र के तट पर है वहां पे जाना है और वहां पे नमक बनाना है। क्लियर। तो ये मूवमेंट हुआ। इस दौरान काफी प्रदर्शन भी हुआ, इस दौरान काफी हिंसा भी हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स या पुलिस ऑफिसर्स ने गांधी जी के इस आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया, उन्हें अरेस्ट किया गया, कई लोगों को जेल में बंद किया गया। तो इस तरह से हिंसा भी हुई थी और ये मूवमेंट भी हुआ था। तो ये मूवमेंट के बारे में हमें डिस्कशन करना होगा। आगे चलते हैं। फिर 20 नंबर पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, 20वां टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हिंदी में कहा जाएगा गोलमेज सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट मीन्स कॉन्फ्रेंस, UNFERENC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट मीन्स गोलमेज सम्मेलन। अब ये जो गोलमेज सम्मेलन थे बेसिकली 3 हुए थे ब्रिटेन के कैपिटल लंदन में, और ये हुए हैं 1930 से 1932 तक। 1930 से 1932 तक लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस को खासतौर से इनवाइट किया गया, बट फर्स्ट एंड लास्ट में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसी में कांग्रेस की ओर से पार्टिसिपेशन किया गया था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 नवंबर से लेकर दिसंबर तक, 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक चला था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्लियर। यहाँ पे तो ये 20वें नंबर पर टॉपिक आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस इंडियन पॉलिटिशियन ने पार्टिसिपेट किया था? एंड यू ऑल नो दैट द ओनली पॉलिटिशियन हु पार्टिसिपेट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड he was very famous and popular leader of India, who was
भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। 21 टॉपिक की बात करते हैं, 21वें टॉपिक की बात करते हैं। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन किया था, देखिए तीनों ही अनसक्सेस थे, बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान एक घटना घटी और उस घटना में जो रिजल्ट निकला है ना, जो लक्ष्य, जो उसका परिणाम हुआ वो ये हुआ कि इंडिया में जो दलित वर्ग था, जो अछूत वर्ग था, उन्हें सेपरेट इलेक्शन के अधिकार दिए गए, उन्हें पृथक निर्वाचन पद्धति के या पृथक निर्वाचन के उन्हें क्या मिले, राइट्स मिले। इस घटना को हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। हिंदी में बोला जाएगा सांप्रदायिक पंचाट। 1932 वाला टाइम है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इस बात को इनिशिएट किया कि इंडिया में जो दलित वर्ग है, जो अछूत वर्ग है, उन्हें सेपरेट इलेक्शन के राइट मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन के अधिकार मिलना चाहिए। और उन्हीं के परिणाम स्वरूप, उन्हीं के बार बार इस मुद्दे को उठाने के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशर्स ने सांप्रदायिक पंचाट जारी किया, जिसके तहत दलित वर्ग के लोगों को पृथक निर्वाचन के अधिकार प्राप्त हुए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में भी गांधी जी ने मूवमेंट किया था, है ना। जो पृथक निर्वाचन के अधिकार मिले थे, इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने एक मूवमेंट किया, एक भूख हड़ताल भी की। अरबड़ा सेंट्रल जेल जो पुणे में है, वहां पे उन्होंने भूख हड़ताल की। बट देन फाइनली क्या हुआ कि एक समझौता कराया गया पंडित मदन मोहन मालवीय और कुछ पॉलिटिशियंस के माध्यम से गांधी जी और BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर में, एंड फाइनली सारी चीजें सेटल डाउन हो गई। क्लियर? कम्युनल अवार्ड का भी कंसेप्ट बना रहा, लेकिन कुछ अलग तरह से, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। 22 या 22 नंबर पे आपका जो टॉपिक आ जाता है आफ्टर कम्युनल अवार्ड, वो आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन। यहां पे जो टॉपिक आता है उसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन। लेकिन कांग्रेस कैबिनेट पढ़ने से पहले, कांग्रेस के मंत्रिमंडल को पढ़ने से पहले एक और टॉपिक आता है 1935 में, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पर यह अधिनियम पास हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसे हालांकि ये पॉलिटी का टॉपिक होगा, तो पॉलिटी में भी डिस्कस करेंगे और हल्का सा हिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 23rd, इस अधिनियम में ये बात बोली गई कि इलेक्शन होंगे और इंडियंस की गवर्नमेंट बनेगी। इंडियंस को सरकार बनाने के अधिकार दिए गए थे प्रोविंसेस में, कहां पे? प्रांतों में। और सेंट्रल में भी गवर्नमेंट बनाने के राइट्स यहां पे मिल गए थे। तो प्रांतों में, हालांकि प्रांतों में स्वायत्ता आ चुकी थी, कंप्लीटली पूरी तरह से स्वायत्ता आ चुकी थी प्रांतों में। मतलब पूरी तरह से, मतलब कि आप शासन कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। रूल्स जो होंगे, वो रूल्स क्या होंगे? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अनुसार रूल करना है, लेकिन ओनली स्टेट लेवल पर, ना कि सेंट्रल लेवल पर। प्रांतों में स्वायत्ता मिल चुकी थी, तो प्रांतों में सरकारें बनी, केंद्र में भी बनी। तो यहां पे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट, कांग्रेस के कैबिनेट का गठन, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन अब हुआ, है ना। वो जो मैंने टॉपिक बताया था वो यहां से आता है और इसके बाद आता है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोविजंस आए तब इंडियंस ने पार्टिसिपेशन किया इलेक्शन में, और प्रांतों में इंडियंस की सरकार बनी, ओनली प्रांतों में। तो हम यहां बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन। 35 में एक्ट आया था, फाइनली इलेक्शन हुए एंड कैबिनेट बनी 1937, क्योंकि इलेक्शन हुए 1937। जो प्रांत थे
अगर हम बात करें प्रांतों की, तो ब्रिटिश रूल के समय लगभग 11 प्रोविंसेस थे। तो उन 11 प्रोविंसेस की बात की जाए तो उन 11 प्रोविंसेस में ही लगभग 7 प्रोविंसेस में या 9 प्रोविंसेस में कांग्रेस के का मंत्रिमंडल गठित हुआ था, कांग्रेस की कैबिनेट इस्टेब्लिश हुई थी, समझ गए, 1937 में। अब जब कांग्रेस की कैबिनेट बनी, इसके बाद ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी सरकार, क्योंकि 1939 में शुरू हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के समय ही 1939 में ही, क्योंकि 1939 से शुरू हो जाता है, उसके बाद ये सबके सब जो कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं कैबिनेट में और लेजिस्लेचर में, विधायिका में, ये सबके सब लोग 1939 में ही अपना सामूहिक रूप से क्या करते हैं, रिजाइन दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। तो यहां से क्या हुआ कि इन लोगों ने अपना रिजाइन भी दे दिया था, अपना त्याग पत्र भी दे दिया था 1939 में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन तो हुआ, साथ ही रेजिग्नेशन भी हो गया था। तो रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस कैबिनेट भी आ जाता है 1939 में, 1939 में। क्यों रेजिग्नेशन किया गया था? अगेंस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगेंस्ट मतलब ये कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। बट इन दिस वॉर इंडियंस वर पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की ओर से इंडियंस को पार्टिसिपेट किया जा रहा था विदाउट अप्रूवल ऑफ कांग्रेस, विदाउट अप्रूवल ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के अप्रूवल के बिना ही इंडियंस का पार्टिसिपेशन किया जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसी मुद्दे से, इसी बात से नाराज होकर यहां पर कैबिनेट ने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था। कांग्रेस के हर एक मेंबर ने रिजिग्नेशन दे दिया था 1939 के लगभग 1939 में। और इसी मौके पर 22 ऑफ दिसंबर 1939 को इसके उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग के लोगों ने एक डे सेलिब्रेट किया था जिसे हम बोलते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस। इट मींस मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के लोगों के द्वारा, जब कांग्रेस के मेंबर्स ने क्या किया, रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है आपका 24 टॉपिक, 24वां टॉपिक। यहां पर क्या होता है कि कांग्रेस में ना 1939 का जो दौर चलता है, 1939 में कांग्रेस में इंटरनल डिस्प्यूट चलते हैं, अंदरूनी कुछ विवाद चलते हैं, जिसमें जो डिस्प्यूट होता है वो चलता है एक राष्ट्रवादी नेता जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं अध्यक्षता को लेकर, कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर। 1939 वाले सेशन में, 1938 वाले 38 और 39 वाले सेशन में। देन सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की इस प्रवृत्ति से, गांधी जी के नेचर से, बिहेवियर से दुखी होते हैं एंड देन ही लेफ्ट कांग्रेस, और कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कांग्रेस को छोड़कर वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, एक नई राजनीतिक दल का गठन करते हैं। दैट पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉक। तो यहाँ पे 1939 में सुभाष चंद्र बोस एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। (1939) और आपसे पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है। सिंपली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो सिंपली आप लोगों का जो आंसर होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक इज अ पॉलिटिकल पार्टी दैट वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। जिस पार्टी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। तो यहाँ पे 24 टॉपिक्स हुए हैं। अब 25 नंबर के टॉपिक्स के ऊपर गौर करते हैं।